सर अब तक हमने जितना भी रीअसेसमेंट पढ़ा है उसको मैं ज़रा एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समराइज कर दूं। हमने अभी तक रीअसेसमेंट में ये देखा है कि लीज टर्म एक्सटेंड हो, रिड्यूस हो, तो हमने क्या करना है। वैसे हमने सर जब ये शुरू किया था तो हमने इसमें ये देखा था रीअसेसमेंट कि 4 तरह की रीअसेसमेंट होती है। या तो लीज टर्म चेंज हो जाए, या गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की पेमेंट चेंज हो जाए, या परचेज ऑप्शन आप पहले एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे अब एक्सरसाइज कर रहे हो, या पहले एक्सरसाइज करना था आप नहीं कर रहे हो, या आपके पास सर आपके लीज रेंटल चेंज हो जाए। ठीक है जी, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई थी। 2 को मैंने अलग रखा था, जिसमें एक था हमारे पास परचेज ऑप्शन और एक्सटेंशन ऑप्शन, और 2 को मैंने अलग रखा था, यानी रेंटल में चेंज और जीआरवी में चेंज। देखिए रेंटल और जीआरवी में अगर कोई चेंज होगा ना तो हमें कोई नई चीज नहीं मिल रही होगी, ना हमारे पास से कोई चीज जा रही होगी, यानी ना हमें लीज एसेट को इस्तेमाल करने का राइट ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। ठीक है जी, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन मौजूद हो कि भाई आप चाहो तो लीज टर्म को एक्सटेंड कर दो, रिड्यूस कर दो, इससे मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स अफेक्ट होंगे, क्योंकि मेरे पास लीज एसेट या तो ज्यादा टाइम रहेगा या कम टाइम रहेगा। अगर मैं एक एसेट को लेकर आया हूं 5 साल के लिए, लीज टर्म में लिखा है इसको 7 साल पे भी लेके जा सकते हो, और मैं शुरू में सोचूं मैं 5 साल रखूंगा और बाद में सोचूं 7 साल रखूंगा, तो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर मैं पहले 7 साल रखूंगा बाद में 5 साल पे ले आऊं तो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब है लीज टर्म का चेंज होना इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अफेक्ट करेगा, आपके यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट को अफेक्ट करेगा। सर इसी तरह परचेज ऑप्शन, पहले मैं सोच रहा था नहीं परचेज करूंगा, सिर्फ लीज टर्म यूटिलाइज करूंगा, अब मैं सोच रहा हूं नहीं परचेज टर्म परचेज करने के बाद मैं पूरा टाइम यूटिलाइज करूंगा, तो सर इसका मतलब है मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स चेंज होंगे। इसका मतलब है 2 रीअसेसमेंट्स ऐसी हैं जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को चेंज करेंगी, ऑप्शन टू परचेज एंड ऑप्शन टू एक्सटेंड या ऑप्शन टू टर्मिनेट, ये 2 ही चीजें। ठीक है, तीसरी चीज सर इंक्रीज इन जीआरवी की पेमेंट और इंक्रीज और डिक्रीज, और इंक्रीज और डिक्रीज इन रेंटल इन रिस्पॉन्स टू सीपीआई। इन दोनों में सिर्फ रेंटल चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगी, सर एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स तब्दील नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सर हम रीअसेसमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, चेंज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स जिसमें सर लीज टर्म का चेंज होगा, और चेंज इन असेसमेंट ऑफ परचेज ऑप्शन, और नो चेंज इन इकोनॉमिक बेनिफिट। सर इसके अंदर हमारे पास जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज और परचेज और नॉट टू परचेज, इसमें हमारे पास सर आ जाएगा चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू और चेंज इन एस्टिमेट ऑफ जीआरवी। ठीक है जी सर, चेंज इन रेंटल ड्यू टू इंडेक्स। ठीक है जी, और चेंज इन जीआरवी की पेमेंट। तो सर अगेन सर ये तो रेंटल को इंक्रीज करेगा, रेंटल को डिक्रीज करेगा, तो इज द केस विद दिस। ठीक है जी, हमने सर अभी तक सिर्फ एक पार्ट देखा है इसका, एंड दैट इज चेंज इन लीज टर्म। ठीक है जी, अब देखें सर चेंज इन लीज टर्म में हमारे पास या तो लीज टर्म इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी। ठीक है जी, इंक्रीज होगी तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स लेने, नए वाले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स लेने, किस रेट से, न्यू रेट से। किस रेट से, न्यू रेट से। सर याद रखिएगा नया रेट इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है जी, फिर आपने इसको प्रीवियस से कंपेयर करना है, प्रीवियस से कंपेयर करने के बाद आपने सर चेंज लेना है, आरओयू में डाल देना है लीज लायबिलिटी का चेंज, और आपने आरओयू को रिमेनिंग टर्म पे डेप्रिशिएट कर देना है और लीज लायबिलिटी को आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज कर देना है, लेकिन याद रखना न्यू रेट के ऊपर। इसी तरह सर जब रिड्यूस होगा तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू रिवाइज कैश फ्लोज निकालेंगे, किससे, नए रेट से। ठीक है जी, रिवाइज रेट से। फिर सर हम कंपेयर करेंगे सर इसको पुराने बैलेंस से, जो चेंज आएगा आरओयू में डाल देंगे, आरओयू को रिमेनिंग टर्म पे डेप्रिशिएट करेंगे, और सर अमोर्टाइज करेंगे लीज लायबिलिटी को ओवर दी लीज टर्म। अब एक चीज सुनिएगा, व्हाट इफ क्या आपको लीज टर्म रिड्यूस हो रही है, ठीक है, उससे आपकी लीज लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए, और लीज लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो आप लीज लायबिलिटी को करोगे डेबिट, आरओयू को करोगे क्रेडिट। व्हाट इफ क्या आरओयू के अंदर कुछ बचा ही ना हो, आरओयू जो है वो ऑलमोस्ट फुली मतलब इतना ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका हो कि आखिरी सालों में उसकी वैल्यू काफी कम बची हो, जैसे डिमिनिशिंग बैलेंस में हो सकता है कि आप आरओयू को डिमिनिशिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट कर रहे हो और आखिरी सालों में बहुत कम अमाउंट बची हुई हो, और आपकी रीअसेसमेंट हो जाए, और रीअसेसमेंट ऐसी हो कि आपकी लीज लायबिलिटी कम हो रही हो सर से मिसाल के तौर पर 100 रुपए से, और आरओयू में बैलेंस बचा हो सिर्फ 80 रुपए का, तो याद रखिएगा बाकी का डिफरेंशियल अमाउंट देख लें सर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बाकी का डिफरेंशियल अमाउंट देख लें सर हमारे पास, जो भी लीज लायबिलिटी का चेंज है आरओयू में डालोगे टिल द पॉइंट कि आरओयू 0 पे चला जाए, नेगेटिव में नहीं जाएगा आरओयू। ठीक है जी सर, इसको देख लीजिएगा। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह।